शास्त्री तृतीय वर्ष प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए संस्कृत साहित्य का इतिहास। पूर्व में हमने जो संस्कृत काव्य का उद्गम विकास पढ़ रहे थे, इसके अंतर्गत जो हमने पूर्व में पाणिनि महामुनि के समय काल एवं उनके ग्रंथों के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली है। अब पाणिनि के ऊपर वार्तिक लिखने वाले वार्तिककार कात्यायन, उन्हीं का नाम बरुचि है, उसी के बारे में हम पतंजलि के बारे में संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास करेंगे। बरुचि सूक्ति संग्रह में बरुचि के नाम से बहुत से श्लोक उद्धृत किए गए हैं। सुभाषितावली तथा सारंगर पद्धति में तो बरुचि के नाम से पद्य पाए ही जाते हैं, किंतु इनसे भी प्राचीन सदुक्ति करणामृत में भी बरुचि के श्लोकों की उपलब्धि होती है। यह बरुचि और कोई बरुचि न होकर वार्तिकार बरुचि ही है। पतंजलि ने अपने भाष्य में वार्तिकार बरुचि के बनाए किसी काव्य ग्रंथ का उल्लेख बरुच्यम काव्यम कहकर किया है, किंतु यह काव्य ग्रंथ संप्रति अप्राप्य है। कात्यायन बरुचि का ही पारिभाषिक नाम है, पर्यायवाची नाम है। कात्यायन बरुचि ईसा पूर्व चतुर्थी शताब्दी माना जाता है। इनकी कविता माधुर्य तथा प्रसाद गुणों से भरपूर होती है, वरन सरल सजीव एवं अलंकृत होती। उन्होंने पाणिनि सूत्र पर वार्तिक लिखा है। अब महाभाष्यकार पतंजलि का के बारे में संक्षिप्त रूप से जानते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि 150 ईसा पूर्व में हुए हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ महाभाष्य में लुब्ध आख्यायिकी काव्य बहुलम इस वार्ति की व्याख्या के अवसर पर वासोदत्ता सुमनोत्तरा नामक आख्यायिका ग्रंथों का उल्लेख किया है। ये आख्यायिका ग्रंथ अनुपलब्ध है। इस उल्लेख से इतना तो निश्चित ही होता है कि पतंजलि से पूर्व ही साहित्य की आख्यायिका विधा लोकप्रियता अर्जित कर चुकी थी। वारोचम काव्य की चर्चा पतंजलि ने अपने महाभाष्य में की है। यह एक अनुपलब्ध काव्य है। इस उल्लेख से यह सिद्ध होता है कि इस युग में काव्य ग्रंथ लोकप्रिय थे और उनकी रचना प्रचलित थी। पतंजलि के युग में नाटकों की रचना के साथ साथ उनका अभिनय भी प्रचलन में था। महाभाष्य में कंस वध तथा बलि बंधन नाटकों का न केवल उल्लेख किया गया है, प्रत्युत उनके प्रत्यक्ष अभिनय का भी स्पष्ट निर्देश किया गया है। इन उल्लेखों से बात सिद्ध हो जाती है कि ईसा पूर्व द्वितीय शतक में काव्य के नाना प्रकारों का निर्माण प्रचलित था और जनता उनका पर्याप्त समादर भी करती थी। ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास के कुछ उपलब्ध शिलालेखों की भाषा और शैली देखने से यह ज्ञात होता है कि उस समय तक काव्य साहित्य का पर्याप्त विकास हो चुका था। सक्षत्रप रुद्रदामन का गिरिनवाला शिलालेख 150 ईसा अलंकृत काव्य शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है। इस शिलालेख के स्फुट लघु मधुर चित्रकांत शब्द समयोदारालंकृत गद्य पद्य इस समास वाली शैली से विदित होता है कि लेखक किसी प्राचीन अलंकार शास्त्र से परिचित था। लगभग इसी समय के फुलुपुलुमाई के नासिक वाले प्राकृत शिलालेख से भी यह बात सिद्ध होती है। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण हरिसेन कृत समुद्रगुप्त की प्रशस्ति समय ईसा पूर्व 350 शताब्दी समुद्रगुप्त की दिग्विजय का वर्णन गद्य पद में सिर्फ ओजस्वी भाषा में करती है। इस प्रशस्ति से यह सूचना मिल जाती है कि उसके पूर्व महाकाव्यों की रचना हुआ करती थी। गुप्त काल के अन्य उपलब्ध शिलालेखों से यह प्रमाणित होता है कि गुप्त काल के पूर्व से ही काव्य के प्रति गंगा अखंड स्वरूप से अबाध गति से बहती चली आ रही थी। यदि एक लंबी अवधि तक किसी काव्य का पता ही हमें नहीं चलता हो तो इसका यह अर्थ नहीं कि उस काल में काव्य की प्रकृति अवरुद्ध हो गई थी। अतः उस काल को कविता की तमस्रीना कहना नितांत भूल है। वस्तु स्थिति है कि बाद के कुछ काव्यों की इस चंद्रिका इतनी मधुरिमा एवं शुभ्रता के साथ प्रकाशित हुई कि उसके समक्ष उनसे पहले के कम प्रसिद्ध विस्मृत होते चले गए। अब महाकाव्य किसे कहते हैं, उसका लक्षण क्या है? महाकाव्य का लक्षण है कि महाकाव्य सर्गो प्रतिसर्ग से महासर्ग निबंध से महाकाव्य, सर्ग से जो निबंध उसी को महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य का शास्त्रीय लक्षण प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता है। इनके लक्षणों का विज्ञान उस समय किया गया जबकि संस्कृत में अनेक महाकाव्यों की रचना हो चुकी थी, क्योंकि लक्ष्य
ग्रंथों के निर्माण के बाद ही लक्षण ग्रंथों की रचना हुआ करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अलंकारिकों ने अपने पूर्ववर्ती वाल्मीकि, कालिदास तथा अश्वघोष आदि महाकवियों की कृतियों को लक्ष्य में रखकर इन महाकाव्य के लक्षण की सूची संकलित की होगी। इन अलंकारिकों में दंडी सबसे प्राचीन माने जाते हैं। उनके द्वारा विरचित महाकाव्य का लक्षण सर्वाधिक प्राचीन है। उनके अनुसार महाकाव्य की रचना सर्गों में की जाती है। उनमें एक ही नायक होता है। नायक देवता अथवा धीर उदात्त गुणों से अलंकृत कोई क्षत्रिय होता है। वीर, श्रृंगार अथवा शांत, इनमें से कोई एक रसरंगी प्रधान होता है। अन्य रस गौण रूप से रहते हैं। महाकाव्य की कथा वस्तु कवि की कल्पना से प्रसूत न होकर किसी प्राचीन आख्यान अथवा ऐतिहासिक वृत्त के आधार पर ही होनी चाहिए। प्रत्येक सर्ग में एक ही प्रकार के छंद वृत्त में श्लोक की रचना की जाती है, किंतु सर्ग के अंत में छंद बदल दिया जाता है। सर्ग आकार में न तो बहुत बड़े ही होने चाहिए और न बहुत ही छोटे। सर्ग 8 से अधिक होने चाहिए और प्रत्येक सर्ग के अंत में आगामी कथानक की सूचना भी होनी चाहिए। कथानक को अलंकृत करने के लिए संध्या, सूर्योदय, चंद्रोदय, रात्रि, प्रदोष, वन, ऋतु, सागर एवं पर्वत आदि प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन भी अवश्य होना चाहिए। मध्य मध्य में वीर रस के प्रसंग में युद्ध, मंत्रणा, शत्रु पर आक्रमण आदि विषयों का भी सांगोपांग वर्णन भी महाकाव्य में होना चाहिए। नायक तथा प्रतिनायक का संघर्ष काव्य के प्रधान वर्ण विषय होता है। महाकाव्य का प्रधान उद्देश्य धर्म तथा न्याय की विजय तथा अधर्म और न्याय का विनाश होना चाहिए। रुद्रट ने अपने काव्यालंकार में दंडी के द्वारा विरचित काव्य लक्षण को ही कुछ विस्तार से दोहराया है। दंडी के काव्य लक्षण की अपेक्षा रुद्रट के काव्य लक्षण की विशेषता यह है कि उन्होंने उतने ही विषय के विस्तार या अलंकरण को उचित माना है, जिससे कथा वस्तु का विच्छेद न होने पाए और न कथा वस्तु इतनी बोझिल हो जाए कि पाठक का मन और मस्तिष्क ही डूब जाए। ऐसी स्वाभाविकता कालिदास और अश्वघोष की कृतियों में ही देखने को मिलती है। भारवी तथा माघ आदि कवि अपनी रचनाओं को अनपेक्षित विषय विस्तार तथा अतिशय अलंकरण के दुष्प्रभाव से नहीं बचा सके हैं। यहाँ यह स्मरणीय है कि महाकाव्य के लक्षण मात्र है, इसका अक्षरशः पालन सभी महाकवियों के द्वारा कदापि संभव नहीं है। यदि किसी महाकवि ने लक्षण का अक्षरशः पालन करने का प्रयास अपने महाकाव्य में किया तब वस्तुतः उसका महाकाव्य अर्थपूर्ण हो जाता है। लौकिक संस्कृत में कविता का अरुणोदय महाकवि वाल्मीकि से हुआ है। संस्कृत साहित्य में आदि काव्य के गौरव का अधिकारी वाल्मीकि रामायण ही है। रामायण हमारा आदि काव्य है। आदि काव्य होने का सेहरा वाल्मीकि के ही सिर पर बांधा जाता है। वही हमारे आदि कवि हैं। क्रौंच वध की घटना को देखकर वाल्मीकि के द्रवित हृदय से कविता की जो सरस धारा प्रवाहित हुई, शोक ही जो श्लोक रूप में निःसृत होकर वृद्धिंगत हुआ, वही आदि महाकाव्य रामायण है। वाल्मीकि का आदि काव्य संस्कृत साहित्य के भव्य भवन की मूल भित्ति है। सरसता और स्वाभाविकता ही इसका सर्वस्व है। वाल्मीकि काव्य की विशिष्टता है सरसता, स्वाभाविकता, विविध रसों का मनोरम समन्वय तथा लघु समास विहीन वाक्यों के द्वारा भावपूर्ण मधुर अर्थों की अभिव्यक्ति। वाल्मीकि ने यत्र यत्र अपनी कविता सुंदरी को अलंकारों से सजाने संवारने का प्रयास भी किया है, किंतु वे इतने सावधान हैं कि कहीं भी कविता का लावण्य अलंकारों से आच्छादित नहीं हो पाया है। अलंकार सौंदर्य वृद्धि के हेतु हैं, इस कथन का भाव वाल्मीकि से अधिक कोई नहीं जानता। अलंकारों के सुंदर विन्यास करने कला में शायद ही सृष्टि का कोई कवि वाल्मीकि से आगे निकल सके। इस समाशक्ति की सरसता और भव्यता देखते ही बनती है। चंद्र कर स्पर्श हर्षोन्मिलिता तारकाः अहो रागवती संध्या जहाति स्वयंवरम स्वयं अम्बरम। इस श्लोक में संध्या के ऊपर नायिका का तो चंद्र के ऊपर नायक का आरोप कितना भव्य दिव्य बन पड़ा है। अंबर का श्लिष्ट प्रयोग कितना सरस तथा सरल है। यहाँ उत्प्रेक्षा का प्रयोग भी कवि ने कितने चातुर्य से किया है। इस स्थल पर जिस प्राकृतिक एवं साहित्यिक भाव की एक साथ व्यक्ति कराई जा रही है, जिस मनोविज्ञान का चित्रण किया जा रहा है, वह अन्वय अन्यत्र अन्वेषण करने पर भी नहीं मिल सकेगा। इस महाकवि ने प्रकृति माँ की गोद में बैठकर उसके हृदय का रसपान किया है। यही कारण है कि वे जब कभी प्राकृतिक वर्णन प्रस्तुत करने लगते हैं तो अत्यंत स्वाभाविक प्रतीत होता है, स्वल्प भी विसंगत नहीं प्रतीत होता। वाल्मीकि के हेमंत वर्णन की छटा को तो जरा स्मरण कीजिए। अवस्यायः निपातेन किंचित
लीनशाब्दबलः वनानां शोभते भूमि निर्मिष्ट तरुणतपः स्पृशन्तो विपुलं शीतमुदकं द्विविधं सुखम् अत्यंत तृषितो वन्यः प्रतिसंहरते करम। ओस गिरने से कुछ गीली सी बन गई हरी भरी घासों वाली वन की भूमि तरुण आतप के पड़ने से अतिशय सुशोभित हो रही है। अत्यंत प्यासा भी जंगली हाथी अधिक डंडे ठंडे जल के स्पर्श मात्र से ही अपने सूंड को सिकोड़ लेता है। कहने का है कि ओस गिरने से कुछ गीली सी बन गई हरी भरी घासों वाली वन की भूमि तरुण आतप के पड़ने से अतिशय सुशोभित हो रही है। अत्यंत प्यासा भी जंगली हाथी अधिक ठंडे जल के स्पर्श मात्र से ही अपने सुर को सिकोड़ लेता है। वाल्मीकि की रस में पति को हम कविता के सुकुमार मार्ग कह सकते हैं। रस ही इस मार्ग का जीवन है, स्वव्यक्ता ही इसका भूषण है, सरलता ही इसका सौंदर्य है। इस मार्ग के दो ही सिद्धस्त कवि हैं, वाल्मीकि और कालिदास। रामायण में अंकुरित पल्लवित एवं पुष्पित कविता फलित हुई कालिदास की काव्य कला को पाकर कालिदास ने वाल्मीकि की कविता गंगा का आकंठ निमग्न होकर अवगाहन किया था। यही कारण है कि वाल्मीकि की शैली का सरस और उत्कर्ष कालिदास के काव्य में दृष्टिगत होता है। यह रामायण का ही प्रभाव कालिदास के काव्य मनोरम पदभक्ति में मंजिल भावों से भरपूर है। रघुवंश में कालिदास ने पूर्व शुरू भी कहकर वाल्मीकि की ओर ही संकेत किया अपनी श्रद्धा व्यक्ति की है। रघुवंश में रामायण को कवि प्रथम पंक्ति कहा गया। रामायण को अपना रस मानने के कारण ही कालिदास प्रकृति और मानव के उच्च परस्पर सहानुभूति के भावों को व्यक्त करने वाले प्रथम महाकवि हैं। कालिदास की जनप्रियता को देखकर परवर्ती कतिपय कवियों ने उनकी काव्य शैली को बड़ी तत्परता के साथ अपनाने का प्रयास किया था, किंतु सत्य यह है कि किसी को भी सफलता नहीं मिली जो नैसर्गिक कविता को धनी महाकवि कालिदास के अनुगामी थी। मेघदूत एवं रघुवंश की शैली पर अनेक गीति काव्य तथा महाकाव्य लिखे गए, परंतु उनके सौंदर्य की छाया भी अन्यत्र दुर्लभ है। इस प्रकार से हम लोगों ने जो संस्कृत काव्य का विकास का संक्षिप्त जो है अध्ययन किया।